5 साल पहले मैं जब आया था और शायद उस समिट की तारीख या घटना आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और मैं मानता हूं जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी थी 2019 और माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आपकी समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डिबेट का माहौल बना हुआ है और मैं मानता हूं लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देश में भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच
दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। 2600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, करीब 97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ वोटर्स, करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर ये हर भारतीय के लिए, यहां इस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए और आपके टीवी के दर्शकों के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है। साथियों, आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है। और इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, बट नहीं है, नो इफ नो बट्स। आखिर ऐसा क्यों है? कोई सवालिया निशान नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और लोग चाहे विपक्ष में हो, देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है। फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही। और नियत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नियत।
मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे हैं। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। साथियों, 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये चर्चा देश की साख से जुड़ी है। जिस देश की साख गिर रही हो, उस देश के लोगों का स्वाभिमान भी ऊंचा नहीं रह सकता। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी? आप याद कीजिए, 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार इसलिए भी अधिक था क्योंकि सरकारी दफ्तर, सर्विस सेंटर बनने के बजाय पावर सेंटर बन गए थे। हर काम के लिए देशवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने सरकारी दफ्तरों को सत्ता के बजाय सेवा का केंद्र बनाया। सरकारी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा फेसलेस हो,
बिल से लेकर टैक्स जमा करने तक की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो। हमने इसका प्रयास किया। आज सरकार की ज्यादातर खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से होती है। आज सरकार के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। आप याद करिए, 2G जैसी सामान्य सुविधा के लिए पहले की सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अगर उस दौर में 5G आता तो पता नहीं ये क्या क्या करते। साथियों, पहले के समय में भ्रष्टाचारी बहुत दिमागी तिकड़म लगाते थे। हमारी सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज टेक्नोलॉजी से भी कर रही है। आज भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ आसान हुई है। आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं। और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही। साथियों, आप में से जो सीनियर है, उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब गांव के गरीब तक पहुंचता है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे, उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ही सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए।